ऑन है सर। चैप्टर नंबर 1 को अगर हम गौर देखें ना तो हमारे पास 7 बातें हैं, पूरे चैप्टर में 7 बातें हैं। पहला, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, ये वो 4 बातें हैं। कौन सी 4 बोला? लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, एग्रीमेंट, कस्टम्स, ये 4 बातें यहाँ पे आ गई। फिर एक टेबल आता है डिफरेंस बिटवीन सिविल और क्रिमिनल लॉ, ये हम सबको पता है। स्ट्रक्चर ऑफ 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, ये मुश्किल चीज़ है, ये वो पार्ट्स, आर्टिकल्स, इस तरह की बातें हैं। मगर इसका एक 1 पेजर समरी है जो कि शायद आपके साथ कभी शेयर हुई हो, नहीं हुई तो मैं दोबारा से उसको शेयर कर दूंगा। वो 1 पेजर समरी है, वो आपको किताब से ना भी करें, उस 1 पेज से कर लें तो वो बहुत है। फिर देयर इज़ अ गवर्निंग स्ट्रक्चर, प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, सेनेट क्या होती है और असेंबली क्या होती है। फिर एक प्रोसेस आता है लेजिस्लेशन का, ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, मगर अगर आपको उसका वो मैप याद है तो दैट इज़ ऑल फाइन। फिर जो आई को बहुत पसंद है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट ऑफ मनी बिल। 7 बातें हैं और हमारे पास 14 सवाल है। देखें ज़रा आई ने कहाँ पे क्या क्या टेस्ट किया। हाउ अ लॉ इज प्रोमulgated व्हेन नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन, इज सच लॉ एनी वे डिफरेंट फ्रॉम द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्या पूछ रहा है कि अगर एनए सेशन में ना हो तो क्या हम कोई एक्ट पास कर सकते हैं, क्या हम कोई लॉ लेकर आ सकते हैं, और क्या वो लॉ डिफरेंस होगा, उसका टेन्योर क्या है, ये टेक्निकली क्या पूछ रहा है, ऑर्डिनेंस पूछ रहा है। तो ये अटेम्प्ट कौन सी है, ऑटम 11 का क्वेश्चन नंबर क्या है। अच्छा, डिस्टिंग्विश करें बिटवीन सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, ऑटम 12 का क्वेश्चन नंबर 2A। उसके बाद स्टैच्यू क्या है, ऑर्डिनेंस क्या है, और 4 पर्पस बता दें ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, 4 पर्पस ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये यहाँ से सवाल निकाला है। हाँ जी, क्या होते हैं 4 पर्पस फॉर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट क्या क्या काम करती है? स्प्रिंग 14 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनाती है, और सवाल क्या है, ब्रीफली डिफरेंशिएट करें बिटवीन स्टैच्यू और ऑर्डिनेंस। स्टैच्यू किसे कहते हैं? किसी भी तरह का कानून, किसी भी तरह का कानून क्या कहलाता है, स्टैच्यू। और ऑर्डिनेंस क्या होता है, जो प्रेसिडेंट लेकर आता है जब असेंबली सेशन में ना हो। लिस्ट डाउन एनी 4 पर्पसेस ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्लियामेंट के काम पूछे हैं आपसे। लॉ मेकिंग तो हो गया, और उसने 4 पूछे हैं, और बताएं। प्रेसिडेंट को करना, हाँ, और अवाम कहाँ करती है, अवाम तो नुमाइंदों को बिठाती है। डेप्यूटी चेयरमैन वाले, बेशक ये सवाल 6 नंबर का आसान है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल बना दिया गया आप लोगों ने। बताइए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होती है? हाँ जी, क्या होती है? स्प्रिंग 15 हम अपनी ताकत लॉ मेकिंग की उन लोगों के हवाले कर देते हैं जो कि उसमें एक्सपर्ट होते हैं। इन अदर वर्ड्स हम किसको देते हैं? एस्टैब्लिशमेंट के हवाले कर देते हैं। तो उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे क्या होते हैं? टाइम सेव होता है, और ज़्यादा क्लैरिटी होती है, उनको ज़्यादा पता होता है। तो उसके नुकसान क्या है? हम उससे दूर हो जाते हैं, और लॉ मेकिंग पावर उनके हवाले कर देते हैं, हमारा कंट्रोल आउट हो जाता है, अनमैनेजेबल हो जाती है। तो स्प्रिंग 15 क्वेश्चन नंबर 1। अभी तक हमने 4 सवाल देखे हैं, और 4 उसने डिफरेंट डोमेन से पूछे हैं, कोई अब तक सवाल रिपीट नहीं हुआ। आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम एंड एक्सप्लेन द मेन सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, ये वो 4 बातें। स्प्रिंग 16 क्वेश्चन नंबर 1। तो 5 सवाल और 5 डिफरेंट डोमेन्स। अब सवाल रिपीट होना शुरू होंगे। बताइए लेजिस्लेशन अगर असेंबली सेशन में है और सेशन में
नहीं है। तो ये वो पूरा का पूरा मैप आपने बता देना है। तो अगर सेशन में ना हो तो क्या होगा, ऑर्डिनेंस, और अगर सेशन में हो फिर तो पास होकर क्या बनेगा, एक्ट बन रहेगा। ऑटम 16 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ क्लासीफाई कर देते हैं। ऑटम 16 का क्वेश्चन नंबर 1 उसने यहाँ से टेस्ट किया। ब्रीफली डिस्क्राइब डेलीगेटेड, और नीचे वो कह रहा है कि जब असेंबली सेशन में ना हो, नीचे वाला सवाल रिपीट हो रहा है, नीचे वाला सवाल उसने रिपीट कर दिया कि बताइए अगर असेंबली सेशन में ना हो तो मनी बिल के साथ क्या कार्रवाई होगी। तो ये स्प्रिंग 18 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख दूँ मनी बिल में, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, और पार्ट ए कहाँ पे जाएगा, डेलीगेटेड में जाएगा। स्प्रिंग 18 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। ये वाला मैप मैं क्यों बना रहा हूँ पता है, एनी आइडिया ये मैप क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए बनाया जा रहा है कि जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आप टॉपिक वाइज उसके सवालों को फिर बाद में निकाल सकते हैं। तो एक टॉपिक याद कर लिया, उसका सवाल पकड़ के लिख लिया, कहानी ख़त्म हो गई। अच्छा, उसके बाद स्पेसिफाई पाकिस्तान सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और बताएं सेनेट का रोल क्या है। ऑटम 18 क्वेश्चन नंबर 1 गवर्निंग स्ट्रक्चर। ऑटम 18 क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से उसने टेस्ट किया, which is about governing structure. Sir, how an ordinance is promulgated in Pakistan? What is the effect of such ordinance? क्या ये सवाल रिपीट हो रहा है? क्या ये सवाल रिपीट हो रहा है? 5वां सवाल, how an ordinance is promulgated, और इसका इफेक्ट क्या है। ऑटम 20 क्वेश्चन नंबर 2, ऑटम 20 क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम उसने फिर ये पूछ लिया 73 का आइन, जहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। स्प्रिंग 21 में उनको नहीं याद था कि पार्ट 3 में क्या बात हो रही है और पार्ट 6 में क्या बात हो रही है। तो इसका वो 1 पेजर आपको मिल जाएगा आपने उस 1 पेजर से इसको तैयार कर लेना और करके जाना है। स्प्रिंग 21 का क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट टाइम उसने 73 का आइन पूछा है। स्प्रिंग 21 का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, उसके बाद बिल वाली बात वो कर रहा है। ऑटम 21 का क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज प्रोसेस। ऑटम 21 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये प्रोसेस की बात कर रहा है। उसके बाद 4 डिफरेंस बिटवीन सिविल और क्रिमिनल लॉ। स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो रहा है मेरे पास, रिपीट कहाँ पे, यहाँ पे। स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ऑटम 12 में आया था और उसके बाद पूछा ही नहीं, और कब पूछा जाके, 10 साल के बाद स्प्रिंग 22 में पूछा जाके। और फिर वही सवाल डेलीगेटेड वाला, ऑटम 22 क्वेश्चन नंबर 2। रिसेंट क्या है तो चेक कीजिएगा, स्प्रिंग 23 में क्या है। किसी के पास पेपर है, हाँ एंड पे लगा होगा, देखें ज़रा बिल्कुल रिसेंट उसने क्या पूछा। ये शुरू में होगा एमसीक्यूज़ के फौरन बाद, एमसीक्यूज़ के फौरन बाद जो सवाल होगा, प्रोमलगेटेड। भाई उसने रिसेंटली वही सवाल पूछा है, हाउ एन ऑर्डिनेंस इज प्रोमलगेटेड, ये वाला सवाल पूछा है। तो अब चांसेस अगर हम इसको देखें ना, तो ये 73 का आइन की तरफ कहानी दोबारा से जा सकती है। बट अगेन स्प्रिंग 22 में उसने ये पूछा था, दोबारा पूछ सकता है। सोर्सेज का सवाल एक ही दफ़ा आया है, दोबारा आ सकता है, इसको तो हम छोड़ते हैं। यहाँ पे आखिरी दफ़ा सवाल ऑटम 18 में आया था, पूछा जा सकता है। डेलीगेटेड का भी इसने रिसेंटली पूछा, फारिग करते हैं उसको। मनी बिल, ये सवाल भी दोबारा से अटेम्प्ट हो सकता है, अल्लाह करे ये आ जाए। तो चैप्टर 1 में अभी तक उसके पास काफ़ी स्कोप पूछने के लिए मौजूद है। 1 मैं फिर बता दूं, 1, 15, 16, 17, 18 ये क्या है, ये क्राइमिंग बेस्ड, क्राइम नहीं है, क्राइमिंग बेस्ड। चलिए आपको एक और बात बताता हूँ। आज अगर टाइम है, आज अगर टाइम आप लोगों ने मुझे दे ही दिया लगे हाथ, तो ज़रा हम लोग बार बार तो एक पेपर को डिस्कस कर रहे हैं ना, ऑटम 22 और ऑटम 22 करी जा रहे हैं। आइए ज़रा आपको ऑटम 22 का एक तज़किया देते हैं। तैयार है एक कहानी के लिए? ये बाबा की कहानी नहीं है, दूसरी कहानी। आप लोगों ने
एक वर्किंग करनी है मेरे साथ, ज़रा अपने पास अपनी मशीन निकाल लें। हाँ जी, आपके पास एक मशीन होगी, निकाल ली? यस सर। ये हम बात करें ऑटम बाइस की। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ओए, तस्वीर इसकी नहीं लिया आप लोगों ने, चलें कोई बात नहीं, वो कैमरे में होगी, कैमरे में आ गई होगी, तो वहाँ से आप उसको निकाल सकते हैं। ऑटम बाइस, सवाल नंबर 2 क्या है क्या? नहीं, नेचर क्या है? एक सेकंड, ऑटम बाइस, क्रैमिंग और लॉजिक। आए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ पे आता है? क्रैमिंग में। 5 नंबर की क्रैमिंग पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, 5 मार्क्स फॉर क्रैमिंग। क्वेश्चन नंबर 3 मुश्किल सवाल लग रहा है, 4 लाइनें लिखी हुई हैं। वो कह रहा है कि एक ड्राफ्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मुझे बना के दें। ऊपर कुछ बातें हैं, मज़े की बात है, ये रट्टा आपस की बात है, मगर चलें हम इसको क्रैमिंग में डाल देते हैं। ऊपर एक सिनेरियो है, तो क्वेश्चन नंबर 3 लॉजिकल बना देते हैं। कितने मार्क्स का? 5 नंबर का। तो अभी तक कहानी बराबर होगी 5-5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 में आए, ये क्रैमिंग है, ये भी क्रैमिंग है, 8 नंबर क्रैमिंग के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 8 नंबर के लिए क्रैमिंग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 ये लॉजिकल सवाल थे, 4, 3, 7, 3, 10 और 4, 14। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज 14 मार्क्स का लॉजिकल पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में 16 टेस्ट किया, 17 टेस्ट किया और 18 टेस्ट किया। 4, 5, 4 कितने मार्क्स हो गए? 13 नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्रैमिंग। फिर आप कहते हैं आगे पास नहीं करता। ये सवाल पार्टनरशिप का, चलें सिनेरियोज हैं, लॉजिकल मान लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 12, 5, 12, 5, 12, 5, 17। मज़े की बात है कि ये जो 5 नंबर है ना, ये रट्टा है, पर चलें कोई बात नहीं। 12, 5, 17। सवाल नंबर 7, 17 नंबर की लॉजिकल टेस्टिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 8, चलें लॉजिकल था, वाकई में है। क्वेश्चन नंबर 8 के 5 नंबर। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 लॉजिकल सवाल था, काजिम जैनब वाला, और ये वाहिद सवाल था जो कि मुश्किल था। इस पूरे पेपर का वाहिद सवाल है जो कि थोड़ा सा ट्रिकी था, इसके अलावा कोई सवाल मुश्किल नहीं है। तो 4, 3, 7 और 2, 9। क्वेश्चन नंबर 9, 9 मार्क्स लॉजिकल में डाल दिए। अच्छा, और आखिरी सवाल जो 10वां है, लॉजिकल है? नहीं, 9 नंबर की सीधी सीधी क्या पूछा रहा है, ज़रा ऐड कीजिएगा दोनों साइड्स को। देखें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है? नहीं होगी। 5 और 8 13, 13 और 13 और 9 35। 35 नंबर क्या 50 में से हैं? 85 में से हैं। तो ये 50 बनेगा, 85 है ना, 85 है ना। 15 के क्या है? MCQs। तो अगर ये 35 के आप करीब करीब 30 तक भी पहुंच जाएं, 30 तक भी पहुंच जाएं, तो इसका मतलब क्या है कि पास होने के लिए MCQs भी हैं और लॉजिकल का 50 नंबर भी खड़ा हुआ है। तो अल्लाह के बंदो, पास होना मुश्किल है। 35 में से 30 ले सकते हो, पास होने के लिए 20 चाहिए। 20 हासिल करने के लिए मेरे पास MCQs भी हैं और मेरे पास ये 50 भी है। इस 50 में से आधा भी ले लोगे ना, 55 फिर भी हो जाएंगे। शर्त MCQ भी आपके कुछ 10 ठीक हो गए, फिर भी आप 65 के राउंड अबाउट फिरते हैं। तो गेम अभी भी ओपन है। फिर आपसे कह रहा हूँ, गेम इज़ वेरी मच इन योर हैंड्स। इसको इस्तेमाल कर लें, इससे पहले आप लोग परेशान हो। ये ऑटम बाइस का पेपर आपके सामने, खुली किताब आपके सामने। स्प्रिंग 23 को हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम स्प्रिंग 23 करेंगे, ठीक है जी। तो अब
ये बात हमारी हो गई। 14-15 अवेलेबल हो जाएगा होपफुली, और सैटरडे को हम लोग करेंगे 12 और 13, और उसके बाद संडे होपफुली 3 घंटे लगा के या 2.5 घंटे लगा के हम लोग ऑटम 23 को मुकम्मल करेंगे, स्प्रिंग 23 को मुकम्मल करेंगे और ऑटम 23 के लिए तैयार हो जाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मॉक देने ज़रूर आएंगे। अल्लाह दे वाले।